नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं देश की सबसे बड़ी समस्या की चर्चा नहीं करने वाला। आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स हो गई है। बॉलीवुड को ड्रग के इस जंजाल से, नशेड़ियों से मुक्त कराना है। सब इसी में लगे हुए हैं। यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, और यह समस्या खत्म हो गई तो राम राज्य आ जाएगा। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सबसे बड़ी समस्या थी, फिर कंगना रनौत का छज्जा गिरना, फिर पायल घोष के आरोप, यह देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। और देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूं, सोच भी मेरी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इन मुद्दों में इतने गूढ़ संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक पहलू, नुआंसेस, टेक्निकलिटीज हैं, वो मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो मैं छोटी बात करूंगा, छोटे मुद्दे की बात जो मेरी समझ में आता है। मैं बात करूंगा आपके, मेरे, हम सबके बच्चों की। हम कोरोना काल में हैं, संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, पर देश खुल रहा है और खोला जा रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसा गच्चा खा गई है। 23.9% की हमारी भारी गिरावट हुई है विकास दर में। तो दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा। यह बात और है कि आज की तारीख में कोरोना के केसेस की जो तादाद है वो 55,62,000 के ऊपर पहुंच गई है। रोजाना जो केसेस हैं वो लगभग 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल खोलने की बात हो रही है। कई राज्यों ने सोमवार से, कल से स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं, और इनमें कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश। और कुछ राज्य ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, ये अभी और क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 अक्टूबर की तारीख भी तय की जा रही है कि तब सोचेंगे। 3 राज्यों ने, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने साफ कह दिया है कि हम अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन सवाल आपसे है, और यह सवाल मैं खुद से भी करता हूं, मैं भी एक पिता हूं। स्कूल खुल भी जाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को वहां जाने देंगे? संसद का सत्र चल रहा है और उसे कर्टेल करने की, उसे छोटा करने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा मामले, और संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज्यादा महफूज जगह, सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाली जगह, वहां भी 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, नितिन गडकरी जैसे, प्रहलाद पटेल जैसे। और यहां पर स्कूल खोलने की बात हो रही है। अब स्कूल खोलने, देखिए, नीट हुआ, जेईई के इम्तिहान हुए, उसमें कहा गया साल क्यों जाया जाए, और वो तर्क एक जगह अपने आप में ठीक था। 2 बार वो इम्तिहान मुलतवी हो चुके थे, तो कब तक जीरो एकेडमिक ईयर, कब तक कोई सहन कर सकता है? लेकिन स्कूल, अब स्कूल खोले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस देश में 28% ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनके पास कोई स्मार्टफोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं है। उनके लिए इनके इंतजाम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया अभी कुछ दिन पहले कि सबको, सब बच्चों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और नेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। पूरे देश में यह क्यों नहीं किया जा सकता? 60% बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, और पैदल जाएंगे तो एक झुंड बनाकर जाते हैं। हमारे सांसद जो देह दूरी मेंटेन करते हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में जाकर क्या वो इन सभी मापदंडों का पालन करेंगे? क्या दिल पर हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं? क्या बच्चों को आप भेजेंगे, या एक रायता फैलेगा कि स्कूल भी खुले हुए हैं, कुछ पेरेंट्स कहेंगे, कुछ माता पिता कहेंगे कि नहीं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो कुछ क्लासेस फिजिकल होंगी, कुछ ऑनलाइन होंगी। ये छोटी सी समस्या है,
मैं फिर से दोहराऊं, बड़ी छोटी सी समस्या है, पर मुझे लगता है इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इसी पर मैं चर्चा करूंगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल खोलने का वक्त आ गया है? और क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? स्कूल खुल भी जाते हैं तो क्या आप स्कूल भेजेंगे? और आज मैं फोन लाइंस भी ओपन करने वाला हूं। मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं, आज मैं फोन लाइंस भी खोलूंगा। मैं आपकी राय चाहता हूं। मुझे लगता है यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, हमारे भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो आप 0120, ये नोएडा का कोड है, 0120। नोएडा में है तो ये मिलाने की जरूरत नहीं, वरना ये मिलाइए। और 665-2428 पर कॉल घुमाइए, 665-2428 पर फोन मिलाइए, अपना सवाल पूछिए, अपनी राय दीजिए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वकील भी हैं राजीव जेटली, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, ये साझा सरकार चलाते हैं, केंद्र में तो घटक नहीं है, साझा सरकार चलाते हैं बिहार में, राजीव रंजन मेरे साथ हैं। इसके अलावा एम्स के पूर्व निदेशक जाने माने डॉक्टर MC मिश्रा मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज विद जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे आप? संदीप जी, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा आज। क्या स्कूल खोलने का वक्त आ चुका है? इसका जवाब मुझे लगता है हमारे पैनल पे शायद कोई भी ना दे पाए, क्योंकि कोई डेट निर्धारित नहीं है कब हम इस पैंडेमिक से छुटकारा पाएंगे। हमें नहीं मालूम कब वो वैक्सीन आएगी, और आएगी तो कितना वक्त लगेगा वो वैक्सीन दुनिया तक पहुंचने में, कितने लोग उससे वैक्सीनेशन उनकी हो पाएगी। तो ये इस प्रश्न का जवाब ही नहीं मिल सकता। लेकिन वो बच्चे, आपने दूसरा प्रश्न साथ में उठाया, नहीं, इसका जवाब नहीं मिल सकता। स्कूल खोले जा रहे हैं ना, जिस हरियाणा के आप वासी हैं वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में, असम में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में स्कूल खोले जा रहे हैं ना। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि इसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ऐच्छिक आधार पर स्कूल खोलने की बात चल रही है कि जो बच्चे चाहते हैं कि स्कूल में जाकर अपनी टीचर से अगर कोई उनको संशय, किसी बात को समझना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उनके बच्चों के माता पिता के कंसेंट के बाद, और वो भी उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाने के बाद। वो कंटेनमेंट एरिया से नहीं आने चाहिए। माँ बाप पर जिम्मेदारी डाल दो, सरकार एक फैसला नहीं ले सकती। जब 500 आदमी संक्रमित थे इस देश में, सारे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। अब आंकड़ा 55 लाख के पार कर गया है, अब स्कूल खोले जा रहे हैं। देखिए संदीप जी, पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे किस किस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर विरोध और प्रदर्शन, लोग सड़कों पे इस बात के लिए निकल रहे हैं कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां स्कूल खोले गए लेकिन उसके बाद उनको फिर दोबारा से बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है, आप ही के प्रश्न के अंदर आपका उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, और अगर आप सोचें कि 2 महीने 1 महीने में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा दी जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास आते ही राजीव जेटली, एक सेकंड, वो अपने घर राजीव जेटली सुनिए तो, चुनाव आते ही, अभी अनुराग भदौरिया से भी ये सवाल पूछूंगा, चुनाव आते ही तो आईपैड, स्मार्टफोन आप रेवड़ियों की तरह बांटते हो, ले लो वोट दे दो, ले लो स्मार्टफोन, ले लो आईपैड और वोट दे दो। आज क्यों नहीं दे सकते बच्चों को? इतनी बड़ी समस्या है क्या? ये दीजिए ना उनको। बिल्कुल दे सकते हैं संदीप जी, बिल्कुल चौधरी साहब, हम बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अरे इस देश ने तो वेंटिलेटर नहीं देखे थे, इस देश ने तो पीपी किट नहीं देखी थी, हमने बना ली ना, आज दुनिया को दे रहे हैं हम। क्यों नहीं दे सकते? हमारे बच्चे के बारे में खामोश क्यों हैं? टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में खामोश क्यों हैं? लेकिन मौजूदा परिवारों पर जिम्मेदारी, माता पिता पर जिम्मेदारी। अरे आपका बेटा आना चाहता है तो आने दीजिए।
अरे नहीं, आपका बच्चा अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए किसी टीचर के पास आना चाहता है और टीचर सैनिटाइज्ड है, टीचर का अपना कोविड टेस्ट हो रखा है, ऐसी परिस्थिति और जब कंटेनमेंट एरिया से ना आता ना वो बच्चा ना वो टीचर, तो क्यों नहीं उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। संसद तो कर्टेल करने की बात कर रहे हो आप, संसद में तो ये सारे काम हो रहे हैं, संसद का सत्र छोटा करने की बात हो रही है और स्कूल खोले जाएंगे, यहां पर कंफ्यूजन है ना। देखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति में तो पूरी दुनिया है। खैर, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता कि पेंडेमिक में, इस महामारी में पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि कब हम इससे छुटकारा पा पाएंगे, कब हमें वैक्सीन मिलेगी, कब इसका ट्रीटमेंट होगा। वो आज प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मात्र 3-4 महीने के बाद उनके एग्जाम है, अगर उससे पहले वो कुछ समझना चाहते हैं और इस आधार पर कि ऐच्छिक आधार पर आप स्कूल खोले जाए, अगर इस आधार पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनको यह फैसिलिटी क्यों ना दी जाए। तो इस सरकार ने जो कदम उठाए, जिन राज्यों ने पर किन बातों का, एक सेकेंड, स्कूल खोलने पर किन बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। ये प्रोटोकॉल भी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाए गए हैं। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, फेस कवर जरूर लगाना, समय समय पर हाथ धोना साबुन से, खांसते छींकते समय मुंह और नाक ढकना अनिवार्य है, कोई बीमारी है तो तुरंत जानकारी दो। बच्चे ये कर पाएंगे सुप्रिया स्टूडेंट? 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए अभी खुला है, ये हो पाएगा? धन्यवाद संदीप जी, मुझे इस डिबेट पर बुलाने के लिए। खास तौर से मेरी लड़की 12वीं में है और कुछ भी हो जाए मैं उसको स्कूल नहीं भेजूंगी, और इसलिए नहीं भेजूंगी कि उसका जीवन खतरे में है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए भी नहीं भेजूंगी क्योंकि जब वो घर वापस आएगी तो मेरे साथ मेरे इन-लॉज रहते हैं जो उम्र में बड़े हैं, और वो उनको भी आके संक्रमित कर सकती है। वो हमारे लड़के को संक्रमित कर सकती है, वो हो सकता है हमको भी संक्रमित करे। खुद संक्रमित होने के बाद तो हम जानबूझकर एक ऐसा सर्कमस्टांस क्यों ही क्रिएट करें कि वो बच्चा इन्फेक्शन तक जाए। यूएस ने जब पहला लॉकडाउन खोला था और स्कूल खोल दिए थे, तो उन्होंने स्कूल खोलने के बाद जब देखा कि इन्फेक्शन तेज गति से बढ़ा है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने कर्टेल किया स्कूल खोलने को। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये बच्चे हैं, ये जब जाएंगे इतने महीनों बाद एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। आप कैसे बच्चों को मना कर पाइएगा? आप मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे स्कूल जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ टीचर के साथ ऑनलाइन करेंगे, कुछ फोन पर करेंगे। इस तरह की डिस्पैरिटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? आपका तो कर्तव्य है कि इस समय हर बच्चे के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और आप इसका दारमोदार माँ बाप पे डाल रहे हैं। कल को अगर मेरी लड़की की दोस्त स्कूल जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कराती है तो हो सकता है वो मुझे पलट के कहे कि उसने तो कराया, देखिए उसके मार्क्स अच्छे हैं, मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं जा पाई। इसका कर्तव्य तो राज्य सरकार पर होना चाहिए, इसका कर्तव्य केंद्र सरकार पर होना चाहिए। जब सेंट्रलाइज नहीं करना था तो आपने पान और रेवड़ी का भी दुकान कैसे खुलेगी वो डिसाइड किया। आज जब जरूरत है कि आप एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन करें तो आप पिक्चर से बिल्कुल बाहर हो गए। ऐसे नहीं चलेगा। चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल प्लेइंग फील्ड और भी इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चों को जानबूझकर जोखिम के मुंह में डाल देना और उस जोखिम को अपने घर ले आना, ये गलत है। घर नहीं, ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं कर सकते पूरे अखिल भारतीय स्तर पर? मैंने इसीलिए 28% का आंकड़ा बताया कि सबको लैपटॉप ले लो, स्मार्टफोन ले लो, चुनाव से पहले दे देंगे, अब आपदा समय में नहीं दे पाएंगे। संदीप जी, हम दुनिया का बैक ऑफिस कहे जाते हैं। जितना काम हम मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज का करते हैं, हम उनका बैक ऑफिस कहे जाते हैं। हम दुनिया की आईटी सुपर पावर कहे जाते हैं। हम डिजिटल इंडिया को जब सीना ठोक कर बोलते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को डिजिटली एम्पावर इस समय नहीं कर सकते हैं? हम इस समय बच्चों को जोखिम के मुंह में डाल रहे हैं। पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की बात हो रही है, और तो और 0 आवर ड्रॉप किया गया। कोर्ट्स जिन्होंने परमिशन दे दी जेईई और नीट कराने की, आज भी फिजिकल हियरिंग नहीं कर रहे हैं। अपने लिए है तो सारे प्रिकॉशन है, दूसरे के लिए है तो भाई भाड़ में जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऊपर से तुर रही है, माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप इजाजत दे देंगे तो आइए स्कूल में आइए। राजीव जेटली, क्विक इंटरजेक्शन, फिर एक कॉलर जुड़ गए हैं शॉर्ट में। संदीप जी, हाँ नहीं, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। संदीप जी, अगर आपका आज सब्जेक्ट ये होता कि स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलते कि क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, वो आपके साथ चलते इस बात पे।
हम कहते हैं कि इसलिए नहीं खोले जा रहे हैं। लेकिन आपका सब्जेक्ट ये क्या स्कूल खोलना उचित है, तो उसका जवाब इन्होंने इस तरीके से दिया कि मेरे बच्चे इन्फेक्ट होकर के आएंगे। आप ये देखिए, इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी जी हर बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री क्यों नहीं खोली जा रही है, वो ये कहते हैं दुकानें क्यों नहीं खोली जा रही हैं, वो कहते हैं इकोनॉमी डाउन जा रही है क्योंकि आपने लॉकडाउन किया। जब स्कूल की बात आ रही है एसओपी निर्धारित करने के बाद, तो इनका ये कहना है कि वो क्यों खोले जा रहे हैं। तो एक तरह कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन किस बात का, केवल पॉलिटिकल। सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर कॉलर बने हुए हैं रोहित बहराइच से। रोहित आप रुके रहिए, मैं आपका सवाल लूंगा। सुप्रिया, रोहित जी, मुझे सिंपल सी बात यह कहनी है कि यहां पर आप अवयस्क बच्चों से डील कर रहे हैं, जो कि शरारती होते हैं, जो कि इमोशनल होते हैं। वो इतने महीनों बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे। ये अवयस्क बच्चे हैं। जहां तक इंडस्ट्री की खोलने की बात है, जहां पर फैक्ट्रीज खुलने की बात है, और जिस तरह से फेज लॉकडाउन को खत्म करने की बात थी, यहां पर हम अडल्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। आपने सबसे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन करके इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट खोलिए, तब तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। देखिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना से आपको उपाय या सुझाव नहीं मिलेंगे। दूसरे के साथ समन्वय, सम्मति बनाकर आगे की बात। मैं आरोप प्रत्यारोप के लिए चर्चा भी नहीं करता, मैं बहस तो करता ही नहीं हूं। एक मिनट देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, समस्या का हल भी निकलना चाहिए। मेरे साथ बहराइच से, एक मिनट, बहराइच से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ पूछना भी चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल पर क्या बात की है? सर, स्कूल के लिए कोई भी बात नहीं हो रही। सर, जिस स्कूल में सर मैं पढ़ रहा हूँ सर, वहाँ पे 90% स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन छोड़िए, यहाँ पे पढ़ने के लिए फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार फीस डिपॉजिट करने के लिए सर प्रेशर बना रही है। सर, बच्चों, सर एक बच्चे के पास हमारे यहाँ पे सर फीस नहीं थी। फीस डिपॉजिट करने के लिए उसने बहुत जगह जाकर प्रयास किया। सब विधायक जी के यहाँ गया, तो स्कूल में भी फीस माफी के लिए सर अनुरोध किया, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ सुनवाई नहीं। बहुत ही अहम सवाल है ये। बहुत सारे माँ बाप के साथ दिक्कत आ रही है। राजीव रंजन, आप बिहार से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन मैं यहाँ राजनीतिक कार्ड नहीं खेलने के लिए आपको बुलाया है। देखिए, ये बच्चा है, ये कह रहा है 90% सरकारी स्कूल में पढ़ता है, गरीब परिवार का ये बच्चा है, कि हमारे में से 90% बच्चों के पास तो कोई स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स तो है ही नहीं, पढ़ाई हो नहीं रही, फीस लगातार ली जा रही है, ना तो फीस कम हो रही है, ना हम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। यह समस्या है ना राजीव रंजन? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कई फैसले न्यायपालिका के जब आते हैं तो कई बार कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जहां तक स्कूलों का सवाल है, तो सरकार ने जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें तो कोई फी लेने का बिहार में कोई फैसला किया ही नहीं। जो भी बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी दिक्कत है ना, प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब बच्चे हैं। एस्पिरेशनल इंडिया है, सरकारी में पढ़ाना नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, स्कूल हो नहीं रहे, उनके पास कंप्यूटर्स है नहीं, पर फीस मांगी जा रही है। ये एक समस्या है। सरकारी स्कूलों से भी बुरी स्थिति है। हाँ, सच ये है कि एक भ्रम से उबरने की जरूरत हमारे अभिभावकों को भी है। सरकारी स्कूलों में अगर कहीं कमी है तो उसको बेहतर बनाने के लिए वो दबाव बने। लेकिन ऐसे ऐसे गलियों में स्कूल खुले हैं जिनके पास 200, 400, 600 रुपए के टीचर्स हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो बच्चों को एडुकेट नहीं कर सकते हैं। तो इतना निश्चित तौर पर जो बड़े मिशन के स्कूल हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन आम तौर पर जो भारतीय जनमानस को जिन सवालों का सामना करना पड़ता है, अगर हमारे पेरेंट्स ये समझ ले कि सरकारी स्कूलों से भी बदतर शिक्षा के लिए वो तथाकथित प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। जिस दिन तो इस संसद के सारे सांसद 542, 543 जो लोकसभा में है, 243 जो राज्यसभा में है, और आपकी विधानसभा में जितने विधायक हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे, मैं भी भेजूंगा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल। देखिए, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। नहीं, आप पढ़े हैं, आज की तारीख में बताइए ना। और मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल्स और बड़े पब्लिक स्कूल्स की बात मैं नहीं कर रहा। ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय है। उनके पास शिक्षकों की संख्या नहीं है पर्याप्त, उनके पास आधारभूत संरचना नहीं है, और उनके पास जो बच्चे आ रहे हैं
वो केवल एक खुशफहमी के शिकार उनके पेरेंट्स नहीं, हम थोड़ा ज्यादा व्यापक कर रहे हैं, मैं मुद्दे पर ही रहता हूं। अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर लाइए। अनुराग भदौरिया, मेरे एक सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। देश में 28% ऐसे बच्चे हैं, बल्कि तादाद बहुत ज्यादा होगी। मैं एक सर्वे का हवाला देते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप कुछ नहीं है। और बैंडविड्थ का भी बहुत बड़ा सवाल है। गरीब घर बच्चे के घर में, एक कमरे के घर में 5 आदमी हैं, तो वो कंप्यूटर खोल के क्या तो पढ़ेगा और क्या तो लिखेगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बैंडविड्थ की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी भी अभी आप ही की बैंडविड्थ में दिक्कत आ रही है, रेजोल्यूशन साफ नहीं है जब आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन, आईपैड, ये तो आपने भी दिए थे ना चुनाव से पहले। सरकार ये क्यों नहीं दे सकती? ऑनलाइन क्लासेस कराए ना, प्रॉपर क्लासेस कराए, साल भी खराब नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे भी। लेकिन सरकार को, इसलिए तो सरकार को बार बार आपने देखा होगा, जब हमारी सरकार थी तो हमने लैपटॉप इसीलिए दिया था। हो सकता है आने वाले दिनों में बच्चों को वर्ल्ड से जोड़ें। आज मुसीबत के समय में लैपटॉप काम आए, तो सरकार को कम से कम बच्चों के साथ, जो गरीब बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लैपटॉप तो प्रोवाइड करवा दे। उसके बारे में आप देखो, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। कोरोना में सारी बातें हो रही है, एजुकेशन पे सारी प्रिंसिपल का दोष, सरकारी स्कूल का दोष, प्राइवेट स्कूल का दोष, सारी बातें सरकार कर रही है। लेकिन सरकार एक बार भी नहीं कर रही है कि हम बच्चों को लैपटॉप मुहैया करा दें, जो गरीब बच्चे हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। और दूसरी बात, सरकार ये मुहैया करा दे कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम पावर कट ना हो, जो लगातार पावर कट हो रहा है। ये सरकार इस पे बात नहीं कर रही है। नहीं, रोहित थे बहराइच से, अनुराग भदौरिया, वो कह रहे हैं कि देखिए स्कूल तो हो नहीं रहे, हमारे पास तो कंप्यूटर्स भी नहीं है, ना हमारी ऑनलाइन क्लास हो पा रही, और ऊपर से हमारी फीस भी कम नहीं की जा रही है। बहुत से परिवारों की समस्या है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, पढ़ाई भी नहीं हो रही और फीस भी नहीं कम हो रही। वो तो उसकी चर्चा तो हो ही चुकी है, क्योंकि सरकार इस पे ध्यान नहीं देना चाहती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है जिस प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, खासकर प्राइवेट स्कूल में, वो वहां के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट से बात करे कि सरकार उनको सब्सिडी दे। भाई उनके टीचर्स की सैलरी मालूम नहीं जा पा रही होगी, तो सरकार उनकी मैनेजमेंट कमेटी से मीटिंग करे, सरकार उनको सुविधा मुहैया कराए, जिससे बच्चों के ऊपर बोझ ना है, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना है। क्योंकि पेरेंट्स के पास आज पैसा नहीं है देने के लिए, कोरोना काल में उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास समस्याएं हैं बहुत सारी, क्योंकि उनकी रोजगार जा चुका है, उनकी रोटी जा चुकी है। अब वो बेचारे अपनी जिंदगी को कैसे संभालेंगे, बच्चों की फीस कहां से दे पाएंगे? तो ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार, ठीक है, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, 1 मिनट। साजिद अली हैं लखनऊ से। साजिद, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बच्चों के स्कूल जो खोलने की बात सरकार कर रही है, तो उनके जो बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये जाएंगे सभी दोस्तों से, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, तो इससे क्या है कि ये कोरोना नहीं होगा, संक्रामित नहीं होंगे ये? नहीं, बिल्कुल होंगे। पर अभी मैं आपको बता दूं, जो गाइडलाइंस हैं 9वीं से 12वीं के ही बच्चे, अभी छोटे बच्चों के लिए नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एक रास्ता खोला जा रहा है। राजीव, देखिए, राजीव जेटली, ये सवाल सबके जहन में है। अभी 9वीं से 12वीं है, फिर 6ठी से 8वीं, फिर 1ली से 5वीं, ये पूरी एक प्रक्रिया है और बहुत सारे राज्यों ने हामी भर दी है, और बहुत से राज्य जो अनडिसाइडेड हैं वो 5 अक्टूबर को फैसला लेंगे। हाँ, मैं चौधरी साहब यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमें कोई डेट पता हो, कोई तिथि निर्धारित हो इस बात के लिए कि हमें कब से स्कूल खोलने हैं, तो मुझे लगता है कोई चर्चा ना होती, हम उस डेट का, उस वक्त का इंतजार करते। लेकिन पोजीशन ऐसी है आज, परिस्थितियों के मद्देनजर, अगर हमने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और बच्चे, जैसे अब मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐच्छिक रूप से 9वीं से 12वीं क्लास का बच्चा अगर कोई प्रश्न लेके अपनी टीचर के पास आता है, तो उसकी टीचर उस प्रश्न का जवाब देगी, वो स्कूल में तभी आएगा। कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है। पेरेंट्स का मतलब हमारे पैनल पे बैठे लोगों में से भी कई लोग कह देंगे हम नहीं भेजेंगे, और कई कह देंगे अगर मेरा कोई प्रश्न है तो मैं भेजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एसओपी जो मेंटेन की जा रही है उसके तहत मेरा बच्चा सुरक्षित है। अगर ऐसा महसूस नहीं होता तो आप नहीं भेजेंगे। केवल इशू यहां पर इतना है कि हम क्लैरिटी क्यों नहीं है? इशू तो आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है। क्लैरिटी सिद्धार्थ जराबी क्यों नहीं दी जा रही है? मतलब ये तो रायता फैलेगा ना कि स्कूल खोल दो, तो कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ मजबूरी में, कईयों के माता पिता बड़े बहादुर होंगे कि भैया जाइए, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, तो कुछ जाएंगे, उनकी फिजिकल एजुकेशन होगी, फिजिकल क्लासेस होंगी, और कुछ घर में रहेंगे, ऑनलाइन होंगी। ये तो रायता फैलेगा। संदीप, मैं अभी जब सब लोगों की बात सुनते सुनते मैंने लगभग 20 मिनट इस पे थोड़ा बहुत रिसर्च करने का प्रयास किया, और मुझे
एक चीज तो ध्यान में आई कि ये केवल कंफ्यूजन भारत में नहीं है, ये पूरे दुनिया भर में है। स्पेन का अगर उदाहरण लेंगे तो ये जिस प्रकार की हमारे यहाँ समस्या है उसी प्रकार की समस्या और चर्चा वहां भी हो रही है। दो विषय इसमें से बड़े क्लियरली निकल के आते हैं। पहले 9वीं से 12वीं तक सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्रावधान रखा गया है, मेरा ये मानना है कि जो कंडीशनैलिटीज रखी गई हैं कि ऐसे नहीं करोगे, गले नहीं मिलोगे, हाथ नहीं मिलाओगे, ये सब बच्चों के लिए इनका पालन करना एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन कम होना होगा, चौथे पांचवें दिन नामुमकिन है, नहीं करेंगे बच्चे। जी, दूसरी बात, जो क्लासेस शॉर्टर हैं, आधे लोग ही अटेंड करेंगे, ये भी एक शायद सोल्यूशन है कि जिन लोगों के पास व्यवस्था घर में नहीं है, और ये बात बिल्कुल हमें माननी पड़ेगी कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई फिजिकल स्पेस भी घर में नहीं है जहां पे आप एक्सक्लूसिवली बैठ के पढ़ सकें। देखिए, अगर आप लैपटॉप के प्राइसेस देखें तो सबसे सस्ता लैपटॉप जो एक ऑनलाइन क्लास में आपके पास काम आ सकता है, वो आज की डेट में अगर अभी आप खरीद रहे हो तो 10,000 रुपए का है। फोन तो इससे भी महंगे होते हैं। नेटवर्क्स का भी इशू काफी हद तक सॉल्व हो गया है, पर गांव देहात में आपको जगह की कमी का भी बहुत बड़ा एक ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा विषय कि इसका क्या निकले, जो मैंने देखा है ग्लोबली जिस तरफ बात जा रही है, और ये एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लगभग ये तय हो रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है और क्योंकि छुट्टियां पड़ती हैं, तो एक क्लियरली वहां पे अगले साल एक क्वार्टर एडिशनल पढ़ाई होनी है। ये ऐसा कई कंट्रीज में दिख रहा है। हमारे देश में भी इसलिए एक अवसर है क्योंकि हमारी अप्रैल मार्च का हमारा सेशन होता है कि अगर हम दिसंबर तक एक पॉलिसी गाइडलाइन दी जाती कि दिसंबर तक जितना हो सके घर में जिनको पढ़ाई में दिक्कत है उन पे ध्यान दिया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। आपके शो पे तो व्यवस्था क्यों, देखिए सिद्धार्थ, व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? केंद्र सरकार का काम है गाइडलाइन जारी करना, वो देश को एक निर्देश देती है, दिशा देती है। एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हो क्या रहा है, केंद्र राज्यों पर डाल रहा है। राज्यों में मैं अलग अलग लिस्ट बता रहा हूं कि कोई मन नहीं बना पा रहा, कईयों ने खोल दिए, 3 राज्यों ने कह दिया हम नहीं खोलने वाले हैं, और घूम फिर कर ठीकरा पेरेंट्स के, आपके मेरे कांधों पर डाल दिया कि आप तय कर लो जी, बच्चे को स्कूल भेजोगे कि नहीं जी, आप तय कर लीजिए। अरे सरकारें किस लिए होती हैं? संदीप, आप जो विषय उठा रहे हैं उससे एक फंडामेंटल रियलिटी फिर से अंडरलाइन हो रही है। जैसे कोरोना ने हेल्थ केयर में दिखाया है, जैसे कोरोना ने कई और सेक्टर्स में हमारी कमियों को हमारे सामने उजागर किया है, हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी कमी है ये भी अभी सामने दिख के आ रहा है। आज भी कोर्स मटेरियल जहां डिजिटली पढ़ाई हो रही है, शिक्षा की जा रही है, वहां भी कोर्स मटेरियल टीचर एक बोर्ड पे खुद लिख रहे हैं, चौक के बदले शायद मार्कर पेन इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे खुद इस बार हैरानी हो रही है कि बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो इतनी बातें करती है, उनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं सुप्रिया। देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता से नहीं, एक मां से, एक नागरिक से सवाल पूछ रहा हूं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 20,97,000 करोड़ का हमने राहत, तथाकथित राहत पैकेज दे दिया, बेल आउट, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दे दिए, किसानों को 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दिया। ये बच्चों के लिए, स्कूल भी अपने आप में दिक्कत में है, स्कूलों का भी एक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी एक कॉस्ट है। स्कूलों को रिवाइव करने के लिए, उन्हें बरकरार रखने के लिए कोई राहत, कोई पैकेज की बात ही नहीं होती। ये हमारी प्राथमिकता ही नहीं है एजुकेशन। नहीं, बिल्कुल 100% सच्ची बात है। इस सिक्के का एक ही पहलू नहीं, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। फीस देने में दिक्कत है, और अगर फीस नहीं दीजिएगा तो विद्यालय टीचर्स के साथ जो बाकी कर्मचारी उनके साथ क्या करेगा, उनको नौकरी से निकालेगा। तो सिक्के के यहाँ पर 2 पहलू हैं। ये एक वो पतली सी धार है जिस पर डगमगाते हुए लेकिन बैलेंस करके चलना है। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं रूरल कंस्टिट्यूएंसी महाराजगंज से आती हूँ, और पहले मेरे पास कचहरी के, खेत मेड़ के झगड़े, पुलिस एक्सटॉर्शन के फोन आते थे। आज 8 में से 10 फोन फीस माफ कराने के, फीस कम कराने के या किसी आर्थिक सहायता के लेकर आते हैं।
क्योंकि एक में से 3 में से 1 प्रोफेशनल की नौकरी गई है। लोग जो गांव देहात वापस गए थे उनके पास नौकरी नहीं। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये एक बड़ी समस्या। और इसीलिए संदीप जी, मैं सिद्धार्थ जी ने एक आंकड़ा दिया था, उसको आगे ले जाना चाहूंगी और उस बारे में बात करेंगे हम, कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप अच्छी चीजें, लेट अस फोकस जहां पर रियल मुद्दा है। पहले एजुकेशन को डिजिटाइज करिए, और जब तक ये डिजिटल डिवाइड हम खत्म नहीं करेंगे, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, हम किस तरह से एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, चाहे पब्लिक एजुकेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर। नहीं, आलम तो ये है, बीच में रोक रहा हूं, एक सेकंड सुप्रिया, बीच में रोक रहा हूं। आलम तो ये है कि हिमाचल में एक पिता क्योंकि अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा था, वो स्कूल नहीं जा सकता था और ऑनलाइन क्लासेस कर नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी रोजी रोटी का सबसे अहम जरिया, अपनी गाय, अपनी भैंस बेच दी उसको एक स्मार्टफोन दिलाने के लिए। केरला में एक स्कूल टीचर ने, क्योंकि वहां गरीब बच्चे उसकी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, अपनी सेविंग्स में से उसने स्मार्टफोन लेकर दिए लगभग 15 बच्चों को। पर सरकारें नहीं करेंगी ये बात। मैं इसीलिए कहना चाहती हूं, और इसमें कोई दलगत राजनीति की मैं बात नहीं करती हूं, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस शासित हो चाहे भाजपा शासित हो, और केंद्र सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि इस डिजिटल डिवाइड को समाप्त करिए, क्योंकि आने वाले कल के बारे में हमें नहीं पता है। हम वर्चुअल रैली करने को तैयार हैं और हम अपने बच्चों को वर्चुअली नहीं पढ़ाने को तैयार हैं। आप क्या बात करते हैं? आपने 20 लाख करोड़ की बात करी, मैं इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रह चुकी हूं, सिद्धार्थ जी यहां पर बैठे हुए हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सप्लीमेंट्री डिमांड ने तो उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, वो तो 0.23% ऑफ द बजट था, वो 10% था ही नहीं। तो लेट अस पुट वेयर द मनी वेयर आवर माउथ इज, एंड बात है डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने की। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, माफी चाहूंगा, मैं पहले ये सारे पहलू खंगालना चाहता था, पर ये दरअसल हम सबकी समस्या है। आप एक्सपर्ट हैं सर, क्या वक्त आ गया है, क्या हम अपने बच्चों को, मैं एक पिता होने के नाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, एज एन एंकर, एज ए पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा हूं, अब क्या मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज दूं? डॉक्टर साहब। संदीप जी, मैं तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा, और ना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है इस समय स्कूल कॉलेजेस को खोलना। हमने देखा अमेरिका में स्कूल खुले, 97,000 बच्चे जो अब तक बचे हुए थे कोविड से, 97,000 बच्चों को कोविड हो गया। अभी ये फॉर्चुनेट है कि इस पैंडेमिक में बच्चे बचे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कोई आसमान नहीं गिरेगा अगर ये 0 ईयर भी हो जाता है, कोई आसमान नहीं गिरने वाला। अगर बच्चा सही सलामत रहता है और स्वस्थ रहता है, वो 1 साल की पढ़ाई कर लेगा। जैसे मार्च अप्रैल में 12वें का एग्जाम होगा, 10वें का एग्जाम होगा, वो जून में भी हो सकता है, वो जुलाई में भी हो सकता है आने वाले समय में। तो इसमें मैं तो चाहे हायर एजुकेशन की भी वही बात कहता हूं और छोटी क्लासेस की भी वही बात कहता हूं। अभी नहीं सर, आपने हायर एजुकेशन की बात की, सर मैं थोड़ा दर्शकों को जानकारी दे दूं, यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, और ये हायर एजुकेशन की जो आप बात कर रहे थे, 31 अक्टूबर तक एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करना होगा। 1 नवंबर से सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे, कोई विंटर हॉलीडेज नहीं होंगी, ताकि साल जाया ना जाए। वही वो एक बोगी जो है ना, कि साल ना खराब हो जाए, तो 1 नवंबर से वो प्रक्रिया शुरू करने के आदेश हो गए हैं। आपका एडमिशन का प्रोसेस 31 अक्टूबर तक खत्म कीजिए और क्लासेस शुरू कीजिए 1 नवंबर से। वो तो देखो ना, अभी कहा ना किसी ने कि आप कोर्स जो है वर्चुअल हायरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कर लो। अभी इसी तरह से यूजीसी ने कह दिया वर्चुअल सारी मीटिंग्स हो रही हैं, फिर कह रहे हैं क्लासेस कर लो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी है, अभी दिवाली तक कुछ नहीं करना चाहिए। अभी ऐसे ही चलेगा, केसेस बढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा 3 दिन में केसेस थोड़े से कम होना शुरू हुए। ये नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन काफी क्लियर हो जाएगी कि हम पैंडेमिक पे किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। नहीं सर, पर इसमें देखिए, आप इस मामले में, एजुकेशन के मामले में टेक्निकल आदमी नहीं है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, होगा क्या? हमारी मेडिकल एजुकेशन तो है। हाँ, नहीं मेडिकल एजुकेशन तो है इसमें, और हम रोज इस बात पे चर्चा करते हैं कि भैया ये क्या ट्रेनिंग। हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी सर्जिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है इसमें। जो 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स भर्ती हो गए हैं, उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जान रहेगी तो वो ट्रेनिंग भी आगे हो जाएगी। नहीं, पर मुझे सर ये समझाइए डॉक्टर मिश्रा,
अब स्कूल खुलने लगे, कुछ दिनों बाद होगा कि नहीं स्कूल खुल गए आप स्कूल ही भेजिए, फिर वो दबाव भी आने लगेगा। नहीं सर ये भी तो होता है ना। खुलने चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए स्कूल। अभी दिवाली तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। बच्चों को स्वस्थ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये जो सुप्रिया जी कह रही थी ये ठीक बात है। देखिए बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे और घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको इन्फेक्शन बिल्कुल होएगा, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें एक निर्णय तो सारी सरकारों को मिलके, चाहे प्रधानमंत्री इसके लिए मीटिंग बुला लें और चर्चा कर लें, लेकिन अभी फिलहाल दिवाली तक कोई स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी त्योहार आ रहे हैं और उसमें ही इतनी रिस्क एसेस हो रही है कि उसमें कितना लोग जाएंगे इधर उधर, दशहरे में, दिवाली में, नवरात्रों में, और मंदिर खुल गए हैं। तो अभी ये बड़ा बुद्धिमानी का काम बिल्कुल नहीं होगा स्कूलों को खोलना, चाहे वो 9, 10, 11, 12 हो, चाहे पहली से 8वीं क्लास हो। पूरे दुनिया में इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं और लोगों ने तरह तरह के मैकेनिज्म निकाले हैं। तो आपकी सीधी राय है, बिल्कुल बिना लार लपेट के डॉक्टर मिश्रा ने कहा है स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और मैंने एक पिता होने की हैसियत में ये सवाल उनसे पूछा, एक पत्रकार की तरह नहीं कि मैं अपने बच्चे को भेजूं। वो कह रहे हैं बिल्कुल मत भेजिए। प्रकाश है हमारे एक और दर्शक, रायपुर से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? संदीप जी, पहले बात तो आपको साधुवाद कि आप लोग आज के दौर में इतने अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि सरकार की जब नीतियां स्पष्ट नहीं है और जब सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो स्कूल खोलने पे जोर क्यों, पहला। और दूसरा, जब आपका डिजिटल इंडिया फेल हो गया है, इंटरनेट की सर्विसेज इंडिया में बराबर नहीं है, तो बच्चों को आप इंटरनेट की सुविधा बराबर देने पे फोकस कीजिए ना। ये सब पॉलिटिकल ड्रामा करने की किसी भी पार्टी को क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल है, अभी मैं इसका जवाब लेता हूं। एक टीचर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, लक्ष्मण हैं गुरुग्राम से, और यहां पर स्कूल खुले हैं अभी। तो लक्ष्मण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार ने निर्णय लिया है बिल्कुल गलत लिया है। हाँ सर, बहुत अच्छा सुन रहा हूँ जी। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर आपने कहा ये निर्णय सही नहीं है, टीचर भी ये बात कह रहे हैं। मेरा सवाल राजीव जेटली है, देखिए हर चीज पर बैठकें होती हैं, संसद में भी तमाम बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं तो छोटी बातें ही मुझे समझ में आती हैं, संवैधानिक पहलू, कानूनी पहलू बहुत मेरी समझ कम है, ये ड्रग्स वगैरह मेरी समझ में नहीं आते। पर ये सरकार शिक्षा के बारे में सबको साथ मिलाकर बैठक क्यों नहीं कर लेती राज्यों के साथ? एक क्लियर कट रोड मैप क्यों नहीं आता? यहां आने की जरूरत नहीं है। संदीप जी, एक अच्छी बात यह हो रही है कि जब कोई मुसीबत आती है तो हमें मौका मिलता है। जैसे आपने कहा कि आप उन सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे सब नहीं समझ ही नहीं आते, बहुत गूढ़ विषय है ना वो, मेरी समझ से परे है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं हमें भी मौका मिलता है, हम भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलता है। अभी देखिए बहुत बार ये प्रश्न उठाया गया कि आप इंटरनेट की सर्विसेज क्यों नहीं देते हैं। इस देश के अंदर 100 गांव के अंदर 100 ग्राम सचिवालय में इंटरनेट नहीं था, हमने 50,000 गांव के अंदर इंटरनेट देखिए आप फिर ताल ठोकने लगते हैं। चुनावी रैली नहीं हो रही है राजीव जेटली, ये तैयारी चुनाव की तैयारी। एक मिनट सुनिए, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बैठकर एक रोड मैप क्यों नहीं बना देती? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बिल्कुल, देख आज ही मैं आपको बताता हूं, आज ही का इश्यू बताता हूं कि हम बनाना चाहते हैं। देखिए महाराष्ट्र के अंदर तो हमारी सरकार नहीं है, आजकल देखा आज एक प्रतिबंध लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार है, कि हर हॉस्पिटल के अंदर 7 लीटर प्रति मिनट ही दिया जाएगा। अरे भाई, वो डॉक्टर कह रहे हैं मुझे 80 लीटर सवाल का जवाब नहीं देते आप। 7 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देंगे। नहीं, मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगा विनय शर्मा झुंझुनू से। एक सेकंड, राजस्थान के झुंझुनू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एक अहम सवाल का जवाब सबसे ले रहा हूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर एक रोड मैप क्यों नहीं बनाती? सुप्रिया श्री ने 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा।
नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए और इसमें पहल केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबको जोड़कर ये पहल कर सकती है। देखिए, अभी तक जो राजनीति चली है कोरोना पर, उसको भूल जाइए, 56 लाख केसेस को भूल जाइए। ये हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, उनकी जान का मामला है। इसके साथ कोई भी समझौता करने को तैयार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजीव रंजन, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर बैठती क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस पर बात करती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इतना बैलेंस्ड ये डायरेक्टिव है और इतना फ्लेक्सिबल है कि हर राज्य के अलग अलग जिलों की तस्वीर अलग अलग हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स वहां की स्थिति के बारे में बताएंगे, कंटेनमेंट जोन वगैरह के बारे में पहले से कहा जा चुका है इस नोटिफिकेशन में, और उसके बाद राज्यों को ये पूरी अनुमति है कि अपने राज्य में अगर वो इस सुविधा को नहीं बहाल करना चाहेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं। राजीव जी, आप इतने मैच्योर आदमी हैं, राजीव जी मुझे ये बताइए, मतलब इस देश में क्या होगा? बिहार सरकार को लगेगा हम स्कूल खोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल कहेगा नहीं खोल सकते, उड़ीसा कहते हैं अभी फैसला लेते हैं। अरे एक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक रोड मैप क्यों नहीं बनाते हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गोवा की तस्वीर देखेंगे और महाराष्ट्र की तस्वीर देखेंगे तो कोविड के संक्रमण के मामले में दोनों राज्यों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी। तो उस राज्य को अपने अपने अंतर्गत जिलों की राय क्या है उसके आधार पर ये इतना फ्लेक्सिबल है। मैं नहीं समझता इसमें गुंजाइश है। पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स नहीं, सब कुछ तो आखिर में तो नागरिक पे डल जाता है, माता पिता पर डल जाता है। नहीं, एक मिनट, अनुराग भदौरिया, सब क्यों नहीं मिलकर एक रोड मैप तैयार करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली उसको सत्ता की चिंता रहती है। आप देखिए, जब इनसे सवाल पूछा जाए तो महाराष्ट्र चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे। क्यों वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? अरे प्रभु, आपको, आपकी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाया इसी जनता ने, इन्हीं जो बच्चों के पिताजी ने आपको वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना इनके भविष्य का ख्याल रखना। आप स्टेटों पे क्यों जाते हो? उस समय जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हो तो बोलते हो पूरा देश मेरा है, भारत माता है, इसकी सेवा करना, इनके यहाँ लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। और जब जिम्मेदारी का समय आता है तो आप राज्य में बांटने लगते हो, राज्य की बातें करने लगते हो, ये राज वो राज फलाना राज। तो नहीं, कंफ्यूजन भी होती है ना माता पिता के मन में। एक आम आदमी वो हर खबर को परखता हुआ नहीं घूमता है, वो हर चीज की माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाता। वो कहेगा कि अरे उसका जा रहा है तो हम भी अपना बच्चा भेज देते हैं, उस राज्य में खुल गया तो हम भी भेज देंगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं जा पाती। एक मिनट, झुंझुनू से विनय शर्मा जुड़े हुए हैं। विनय शर्मा, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? सर, संदीप सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इस वक्त में इस प्रकार की डिबेट कर रहे हैं। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है कि हमारे देश में ऐसी नीतियां क्यों नहीं बन पा रही हैं कि हम शिक्षा को प्रमुखता से देखें। ये जो बच्चे हैं आज के आने वाले भविष्य में, इन्हीं में से कोई बड़े लेवल के ऊपर अधिकारी बनेंगे, बड़े लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़े नेता भी बनेंगे। हम मंदिर मस्जिद इनके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, मूर्तियों के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो हम बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी तैयारियां क्यों नहीं कर रहे हैं कि सभी बच्चों को स्कूलों की तरफ से या सरकारों की तरफ से मोबाइल मिले, लैपटॉप मिले, इंटरनेट 2 घंटे की या 3 घंटे की इंटरनेट की सेवा फ्री मिले? क्या हम इतने मतलब कमजोर लोग हैं कि हम इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? राजीव जेटली, जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी का सवाल है। मैं संदीप जी यही जवाब दे रहा था अभी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी देकर वहां पर डिजिटल शिक्षा दी जाए, वो पेंडेमिक के लिए तैयारी नहीं की गई थी, वो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए की गई थी। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लगभग 50,000 गाँव में हम पहुंच चुके हैं, ये मोदी सरकार पहुंच चुकी है, ये कल्पना भी नहीं करी गई थी। हाँ, शिक्षा हमारी प्रमुखता है, शिक्षा को ही हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा भी होती है। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाना है, कैसे इनोवेटिव बनाना है। हमने तो क्लर्क पैदा किए हैं इस देश के अंदर, पहली बार तो हमने इस बात की शुरुआत करी है कि किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो वो निकल के बाहर आनी चाहिए, लोगों को मंच मिलना चाहिए, साइंटिस्ट को अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ये कभी हमने कल्पना करी थी क्या? हम सुनते थे केवल अमेरिका करता है, दूसरे देश करते हैं। ये शुरुआत इस देश के अंदर हो चुकी है, बहुत ज्यादा गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है। लेकिन आज का जो आपका इशू रहा है, उस इशू में देखिए कि अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी राज्य सरकार क्यों ना हो, वो ये कहना चाहती है अगर किसी को कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो वो स्कूल आ सकता है। और अब चॉइस आपकी है, आप भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, कोई भी मैंडेटरी नहीं कर रहा। यही तो अनसर्टेनिटी, असमंजस हो जाता है ना। सिद्धार्थ, जरा भी एक क्लियर
गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि नहीं। अब यहां पर देखिए बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक है, अब संघीय व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। वैसे देश को यूनिटरी बना दो, राज्यों के मामलों पर सारे कानून बना दो, पर यहां पर शिक्षा के मामले में संघीय व्यवस्था। राजीव रंजन ने बड़े तफसील से बताया, अलग अलग राज्यों की अलग अलग दिक्कतें, अलग अलग जरूरतें हैं। मतलब यही तरीका बचा है क्या हमारे पास? सिद्धार्थ। संदीप आपके शो पे कुछ महीने पहले मैंने एक बारी ये कहा था कि एमपी एमएलए सब लोग मिलके जिन विद्यार्थियों के पास इस प्रकार के फोन या लैपटॉप या सिंपल टैबलेट्स नहीं हो तो उनको मुहैया करवाए जाएं। और उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि एमपी एमएलए कितना कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं। जिस प्रकार से सुप्रिया ने बात की, मेरे हिसाब से मुद्दा बड़ा एक सिंपल है। आज अगर आप देखें 2 राज्यों को छोड़ के लगभग, जो मेरी मेमोरी बताती है, हर राज्य में एजुकेशन का जो बजट है उसमें आधे से अधिक सैलरी, एडमिन और इंफ्रास्ट्रक्चर हेड पे जाता है। जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अगर आप हालत देखें तो वो बदतर ही हुई है राज्यों में। एक कंपनी थी जो डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूलिंग के लिए बहुत काम करती थी, लगभग बंद होने के कगार पे आ गई है क्योंकि ऑर्डर्स नहीं बन पाए। ये वास्तविकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन की स्कूल्स और ग्रामीण क्षेत्रों में। और मैं ये मानता हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम तुरंत एक आदेश निकले सरकार द्वारा कि जो 2% मैंडेटरी सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंट्रीब्यूशन कंपनीज करती हैं, उन सबको यह बोला जाए कि आने वाले 3 महीने में जितना हो सके विद्यार्थियों के हाथ में डिजिटल डिवाइसेस दे दें तो शायद स्थिति सुधर सकती। और डिजिटल डिवाइसेस तक की ही बात नहीं है, आप, मैं, सुप्रिया, राजीव, आप सब लोग इस बात से बेहतर वाकिफ हैं। बैंडविड्थ का भी सवाल है। स्मार्टफोन मिल गया गरीब के घर में, गांव में हो भी गया, अगर वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं आ रही है, उसके पास उतना डेटा नहीं है, वो कहां से पढ़ लिख पाएगा? तो ये भी देने की जरूरत है। जब आप ताल ठोकते हैं ना राजीव, तो इस बात को पूरा मुकम्मल अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। आपने ठीक कहा, आपदा में, विपदा में एक मौका मिलता है, पर इस मौके पर हमें अपने भविष्य को कैसे सहेजना है, इसके बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर सोचें, विमर्श करें, तो ये देश के लिए बेहतर होगा। सही मायने में विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।